नक्सलवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। भारत में एक समय ऐसा था जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक गिना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यदि आप देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद अपने घुटनों पर है और लगभग समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। लगातार आपको खबरों में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो आपके नक्सलवादी हैं वो समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और सरकार ने भी अपने लिए टारगेट डिसाइड किया है कि 2026 तक भारत में नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नए वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपने वीडियो हमेशा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के एक सवाल को अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद हैं। पहला आपका स्टेटमेंट है कि भारत में वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई थी। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या सही है। और ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कॉमेंट बॉक्स में है। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वीडियो में हम इस सवाल के जवाब को डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर अगर आप देखें, खबर हमारी है कि छत्तीसगढ़ में हमारी जो पुलिस फोर्सेस है, हमारा जो प्रशासन है, सरकार जो है उसको एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर आपको देखने को मिला है, जहां पर टोटल 210 जो आपके नक्सलवादी थे उन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया है और अपने जो हथियार हैं वो सरकार को प्रदान कर दिए हैं। इन 210 जो आपके नक्सलवादी हैं इनमें अगर आप देखें तो 110 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी और 98 पुरुष आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ये कुछ आंकड़े यहां पर आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही सरकार ने अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल जो क्षेत्र हैं उनको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, जबकि दक्षिण बस्तर जो है वो अब अंतिम प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में आपको रेड कॉरिडोर में देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश से जो नक्सलवाद है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो सरकार का टारगेट क्या है कि नक्सलिज्म को हमको 2026 तक पूरी तरीके से खत्म करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको इस खबर के बारे में याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहां पर एक शब्द आया था, वो शब्द है रेड कॉरिडोर या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसका मतलब क्या है? या एक शब्द आता है आपका नक्सलवाद, नक्सलिज्म का मतलब क्या है? तो ये तमाम जो शब्द हैं, रेड कॉरिडोर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद, ये तमाम चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं। तो इनका मतलब क्या है थोड़ा सा उसको अगर आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अगर आप बात करें या नक्सलवाद की अगर आप बात करें, इसकी शुरुआत भारत में 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में गांव था जहां पर लोग कुछ बेसिक कम्युनिटीज के लिए आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के बीच में थोड़ा सा लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में आपको झड़प देखने को मिली, जहां पर प्रशासन की तरफ से हिंसा का इस्तेमाल किया गया, हथियारों का इस्तेमाल किया गया और लोगों ने भी फिर उसके जवाब में हथियार उठाने शुरू कर दिए और यहीं से एक वायलेंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत जो है 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई थी। इसके बाद अगर आप देखें इनका उद्देश्य क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उद्देश्य क्या है, और अगर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? तो अगर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डिफाइन करना है, आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऐसी विचारधारा है या उग्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद ऐसी विचारधारा है जो विचारधारा सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से सरकार को गिराने की कोशिश करती है, जिसका उद्देश्य है कि हथियारों के माध्यम से सरकार को गिराया जाए। तो आप जानते हैं सरकार का विरोध करने का दो तरीके हो सकते हैं। सरकार का जो विरोध है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप जो है संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप सरकार के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। तो अगर आप संवैधानिक तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते भी हैं, अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो उसको कानूनी तौर पर इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। वो आपका राइट है कि आप सरकार का विरोध करें, लेकिन आप सरकार का विरोध करते हुए हथियार नहीं उठा सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नक्सलवादियों ने क्या किया है, सरकार का विरोध तो करना गलत नहीं है, लेकिन सरकार का विरोध हथियारों के माध्यम से करना गलत
है। वॉयलेंट तरीके से हथियार उठाना, वॉयलेंट तरीके से सरकार का विरोध करना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमारे पास एक संविधान मौजूद है, जिस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है समानता का अधिकार दिया गया है, प्रत्येक नागरिक को जो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो संविधान को फॉलो करे, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के जो रूल्स हैं उन रूल्स में रह करके सरकार का विरोध करे। तो ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। लेकिन नक्सलवादी क्या करते हैं? सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये आंदोलन जो बेसिकली यहां पर आपका पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में फैलता चला गया। जैसे अगर आप देखें, झारखंड में फैला, ओडिशा में फैला, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। अब ये जो राज्यों के नाम आपके सामने मौजूद हैं, इन राज्यों के नामों को आप ध्यान से देखिए और आपको एक यहां पर कॉमन चीज नजर आएगी कि कॉमन क्या है इन राज्यों में। इन राज्यों में जो आपको कॉमन चीज नजर आएगी वो ये है कि इन सभी राज्यों में, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, इन सभी राज्यों में आपको शेड्यूल्ड ट्राइब की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि बेसिकली भारत में जो आपका नक्सलवादी आंदोलन है, नक्सलवादियों द्वारा मुख्य तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब को टारगेट किया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब को यहां पर जो है बरगलाने की कोशिश की गई। और यही वजह रही कि बेसिकली नक्सलवादी आंदोलन आपको मुख्य तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में देखने को मिलता है। तो मुख्य तौर ये जो आपका आंदोलन है धीरे धीरे इन तमाम क्षेत्रों में फैलता गया और इन्हीं तमाम क्षेत्रों को क्यूमुलेटिवली एक साथ रेड कॉरिडोर कहा जाता है। अभी हम आगे मैप पर देखेंगे कि ये किस तरीके से दिखाई देता है। तो इन्हीं इलाकों को एक साथ जो है रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव आपको चरम पर देखने को मिलता था। और अब अगर आप देखें, सरकार की कोशिशों की वजह से, जो हमारी एजेंसीज हैं उनके संयुक्त प्रयास की वजह से, ये जो रेड कॉरिडोर है, ये रेड कॉरिडोर अब किस में चेंज हो रहा है? रेड कॉरिडोर अब ग्रोथ कॉरिडोर में चेंज हो रहा है। जहां पर आपको रेड कॉरिडोर में पहले नक्सलवादी देखने को मिलते थे, वहां पर अब आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नक्सलवादियों का जो प्रभाव है वो लगातार सीमित होता जा रहा है। और सरकार का टारगेट ये है कि मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद को पूरी तरीके से हमको समाप्त करना है। तो ये हमने देखा है रेड कॉरिडोर क्या है और रेड कॉरिडोर कहां पर आपको मिलेगा। अब रेड कॉरिडोर की स्थिति क्या है, थोड़ा सा उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम यहां पर देखेंगे 2013 के आंकड़ों को उठा करके अगर आप देखें, 2013 में ये जो पूरा इलाका आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके को रेड कॉरिडोर कहा जाता था। और इसमें थोड़ा बहुत ये ऊपर वाला जो इलाका था इसको भी शामिल किया जाता था। एक जिला यहां पर आपको देखने को मिलता था। फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी आपका कुछ रेड कॉरिडोर, रेड जो आपके नक्सलवादी आंदोलन थे वो देखने को मिलते थे। लेकिन मुख्य तौर पर ये जो आपका इलाका है, इस इलाके को रेड कॉरिडोर कहा जाता था। और आपको याद होगा हमने जिन राज्यों की बात की थी, कौन से राज्यों की बात की थी? हमने झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र की बात की थी। ये सभी राज्य आपको इसी कॉरिडोर में देखने को मिलेंगे। तो इस एरिया को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था रेड कॉरिडोर। फिर इसके बाद अगर आप देखें, ये आपका 2018 का मैप आपको देखने को मिलेगा, जहां पर रेड कॉरिडोर की संख्या जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। रेड कॉरिडोर के जो विस्तार है बहुत लिमिटेड हो जाता है, केवल इसी एरिया तक सीमित रहता है। और आगे अगर आप देखें, अब 2025 के आंकड़े को उठा करके अगर आप देखें, अक्टूबर 2025 का जो आंकड़ा है, सबसे रीसेंट जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये बताता है कि भारत में केवल और केवल 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं। कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? ये जो आपको छोटे छोटे बिंदु यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु एक डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, भारत में वर्तमान समय में केवल 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, जिन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलेगा। और अब भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लगभग समाप्त हो चुका है। अगर आप देखें, जनवरी 2025 का आंकड़ा था कि भारत में 18 जिले ऐसे थे जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मौजूद था। और अक्टूबर 2025 में भारत में आपके 11 जिले ऐसे हैं जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मौजूद है। यानी कि संख्या में लगातार आपको साल दर साल, महीने दर महीने गिरावट आपको नजर आ रही है। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त करके जो आपके नक्सल प्रभावित जिले हैं उनका डेवलपमेंट, उनका विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो ये एक स्थिति क्या है रेड कॉरिडोर की, उसको हमने यहां पर समझने की कोशिश की। अब सरकार और सुरक्षा बलों की क्या भूमिका रही है, थोड़ा सा अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो सरकार का टारगेट क्या है वो तो हमने देख ही लिया कि मार्च 2026 तक सरकार का टारगेट है कि भारत में नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए।
इसके अलावा भारत में गृह मंत्रालय जो है वो मुख्य तौर पर आपका नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और ये टारगेट जो है मार्च 2026 का, ये टारगेट भी गृह मंत्रालय की तरफ से ही डिसाइड किया गया है। तो गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के समन्वय के माध्यम से जो कोऑर्डिनेशन है उसके माध्यम से बहुत सारे विशेष अभियान जो हैं वो चलाए जाते रहे। जैसे एक विशेष अभियान आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था, जिसके जो कि आपका कुर्गुट्टलू जो हिल्स हैं वहां पर चलाया गया था, जिसमें बेसिकली 2025 में कई जो आपके शीर्ष माओवादी नेता थे उनको मार गिराया गया था। इसके अलावा सरकार आपका मॉडर्नाइजेशन पर काफी ज्यादा जोर दे रही है, खासतौर पर आपके जो सुरक्षा बल हैं, जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके मॉडर्नाइजेशन पर सरकार, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर सरकार काफी ज्यादा जोर दे रही है, ताकि हमारे जो सुरक्षा बल हैं जब वो माओवादियों से लड़ने जाएं उनके पास एक बेहतर क्षमता मौजूद रहे। तो सरकार पुलिस बलों के लिए संसाधन और बजट को बढ़ा रही है ताकि तकनीकी और सुरक्षा संबंधी जो उनकी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा किया जा सके और हमारे सुरक्षा बल किसी भी खतरे से निपटने के लिए सक्षम हो सके। इसके अलावा अगर आप देखें, हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो आपका संयोजन और समन्वय से काम कर रहे हैं। जैसे अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। इस क्षेत्र में आपको सीआरपीएफ देखने को मिलेगी, इस क्षेत्र में आपको बीएसएफ देखने को मिलेगी, इस क्षेत्र में आपको पुलिस देखने को मिलेगी, इस क्षेत्र में आपको जो आपका स्थानीय प्रशासन है वो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपको पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है वो यही है कि जो तमाम आपकी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अब एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं और इसी वजह से इस पूरी प्रॉब्लम को हम लगातार बहुत तेजी से खत्म कर पा रहे हैं। तो हमने देखा सरकार की और सुरक्षा बलों की क्या भूमिका रही है। अब यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से आया है और यही आर्थिक सामाजिक परिवर्तन जो है, यही परिवर्तन बेसिकली आपका नक्सलवाद को समाप्त करने में और लोगों के बीच में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है। जैसे सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक योजना आपका नियाद नेला नार योजना है। इसके अलावा नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्निवास नीति 2025 शुरू की गई है, ताकि जो लोग आपका सरेंडर कर रहे हैं उन लोगों में ये विश्वास पैदा किया जा सके, या जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं उन लोगों में ये विश्वास पैदा किया जा सके कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके साथ एक सामान्य इंसान के जैसे बर्ताव किया जाएगा और आपकी रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि कई लोग होते हैं वो सरेंडर करने के बाद जो है उनका जीवन सामान्य तौर पर नहीं चल पाता है, वो एक स्टिग्मा का सामना करते हैं, अपने गांव वापस जाने में प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। तो सरकार उनके लिए रिहेबिलिटेशन की भी का भी प्रयास करती है। सरकार उनको पैसे भी प्रदान करती है। सरकार की तरफ से जो आपके नक्सलवादी क्षेत्र हैं वहां पर रोड्स का निर्माण किया गया है, ताकि सुरक्षा बल और बेहतर ढंग से जो आपके नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां तक पहुंच सकें। तो रोड्स बनाई गई हैं, स्कूलों का निर्माण किया गया है, स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पर स्थापित की गई है, वाटर सर्विसेज जो हैं, जो पानी की सुविधाएं हैं वो भी वहां पर स्थापित की गई हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन जो है वो और ज्यादा सुलभ हो चुका है, जीवन जो है वो और ज्यादा आसान हो चुका है नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़े हुए हमारे जो सदस्य हैं उनका, जिसकी वजह से नक्सलवाद का प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो रहा है। पहले ये क्षेत्र नक्सल हब कहलाते थे, अब ये क्षेत्र शैक्षणिक और विकास केंद्र कहलाते हैं। तो ये एक बड़ा जो ट्रांजिशन है वो आपको देखने को मिला है। सामाजिक पुनर्निवास, बेसिकली आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सलवादी हैं उनको सरकार प्रशिक्षण देती है, रोजगार प्रदान करती है, समाज में पुनर्स्थापना की सुविधा दी जाती है, उनको यहाँ पर सरकार पैसे प्रदान करती है। 50,000 रुपए तक का अमाउंट जो है वो दिया जाता है ताकि वो अपने जीवन को दोबारा से शुरू कर सकें। तो ये बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने नक्सलवाद को समाप्त करने में सब कुछ बहुत बेहतर किया है। अभी भी हमारे सामने कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं, जिन चैलेंजेस को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो फिर जो प्रयास हम कर रहे हैं वो प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं उनकी अगर आप बात करें तो भारत में अभी भी कुछ इलाके हैं, जैसे दक्षिणी बस्तर क्षेत्र है, कुछ सीमावर्ती जंगली क्षेत्र हैं जहां पर आपको अभी भी कुछ जो माओवादी ग्रुप हैं, सक्रिय माओवादी ग्रुप, सक्रिय नक्सलवादी ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका सरकार ने जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है वहां पर भी आपको कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि स्थानीय स्तर पर आपको असंतोष देखने को मिलता है, यानी कि जिस डेवलपमेंट का वादा लोगों से किया गया था वो डेवलपमेंट अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, वो डेवलपमेंट अभी तक जो है सुनिश्चित नहीं हो पाया है। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आदिवासी भूमि को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। जो आपके बाहरी लोग हैं वो आदिवासी भूमि पर जाकर के उसको लीज पर लेते हैं, वहां पर डेवलपमेंट करते हैं और उस क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा विवाद है। और विकास की जो गति है, डेवलपमेंट जो है वो काफी धीमा हो चुका है। विकास की गति के धीमा होने की वजह से बेसिकली आपका जो 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 डेवलपमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट जल्दी होना चाहिए था वो डेवलपमेंट अभी तक
नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये कुछ चिंता का कारण है। ताकि ये चीजें हमको अभी सुनिश्चित करनी चाहिए, हमको डेवलपमेंट सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो इलाके आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फ्री हो चुके हैं वो इलाके दोबारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की पकड़ में ना आ जाएं। इसके अलावा माओवादी नेतृत्व के शेष भाग अभी भी बचे हुए हैं, कुछ हिस्से अभी बचे हुए हैं जो कि रिक्रूटमेंट के माध्यम से अपने आप को जीवित रख सकते हैं। तो हमको उनका रिक्रूटमेंट का जो मैकेनिज्म है वो भी खत्म करना पड़ेगा। तो अगर आपके मेंस के एग्जाम में ये सवाल आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, जो कि बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि 2026 का टारगेट है, तो 2026 में इसको लेकर के मेंस में सवाल आने की बहुत बड़ी संभावना बनी हुई है। तो अंत में आप एक ग्राफ यहां पर बना सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पर, जिस ग्राफ में आप लिख सकते हैं कि सरकार को एक त्रिस्तरीय रणनीति को अपनाने की जरूरत है, एक ट्रायल लेवल पॉलिसी जो है उसको अपनाने की जरूरत है, जिसमें हमको सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी, हमको सिक्योरिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, हमको डेवलपमेंट सुनिश्चित करना पड़ेगा और हमको विश्वास सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ट्रस्ट, ये तीन चीजों को अपना करके हम यहां पर सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। ये हमने कुछ जरूरी बिंदु अब देखे। अब यहां से बढ़ा जाए आगे, हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अंत में सवाल आपके सामने मौजूद है, इस सवाल को एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत आसान है, आसानी से अब आप इस सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। उम्मीद है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।